गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की ताजा खबर। 1. काम की धीमी प्रगति के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीबीएमपी से कहा कि ईजीपुरा फ्लाईओवर ठेकेदार को नोटिस दें। एक नए ठेकेदार द्वारा काफी विलंबित ईजीपुरा फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू करने के बाद पिछले 6 महीनों में केवल 4% काम पूरा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी को निर्देश दिया है कि वह बहुत विलंबित ईजीपुरा फ्लाईओवर के ठेकेदार को नोटिस जारी करे या यदि आवश्यक हो तो निविदा समाप्त कर दे, क्योंकि पिछले 6 महीनों में केवल 4% काम पूरा हुआ है। फ्लाईओवर 2.95 किलोमीटर लंबा है और यह परियोजना 2017 में 204 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर शुरू हुई थी। हालांकि परियोजना को शुरू करने वाली कंपनी के सामने आने वाली समस्याओं के कारण परियोजना का लगभग 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद ही उसने काम बंद कर दिया। बीबीएमपी ने परियोजना को पूरा करने के लिए ठेकेदारों के लिए नई निविदाएं जारी की, लेकिन आंशिक रूप से पूरी हुई परियोजना को लेने के लिए अन्य ठेकेदारों को आकर्षित करने में विफल रही। पिछले साल सितंबर में ईजीपुरा फ्लाईओवर पर बीबीएमपी टेंडर के लिए एक एकल बोली लगाने वाले ने फ्लाईओवर को पूरा करने के लिए 19% वृद्धि की मांग की थी। 2. नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में तनाव फैल गया। बुधवार रात नंदीग्राम में हमले में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। नंदीग्राम तामलुक लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां शनिवार को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में गुरुवार को तनाव फैल गया। राज्य में लोकसभा चुनाव के छठे चरण से कुछ दिन पहले बुधवार रात को हमले में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। जैसे ही भाजपा ने गुरुवार को दुकानों में आग लगाकर और सड़कों को अवरुद्ध करके और पेड़ों को आग लगाकर विरोध में सड़कों पर उतर आई, पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना ने गुरुवार को आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया, जिसमें भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ दल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह स्थानीय भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह का नतीजा था। 3. पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के आज पटियाला में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने की संभावना नहीं है। कई किसान संगठनों ने पीएम मोदी के पटियाला दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बुधवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी परनीत कौर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव रैली में भाग लेने की संभावना नहीं है, जो उनके पूर्व शाही परिवार के गढ़ पटियाला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं। कई किसान संगठनों ने मोदी की पटियाला यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की है, जहां वह शाम 5 बजे रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि सिंह दूर रहेंगे। मुझे बताया गया है कि वह अस्पताल में भर्ती है और चलने में असमर्थ है। वह पीएम की रैली में शामिल नहीं होंगे, एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने गुरुवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। हालांकि परनीत कौर ने 2 दिन पहले द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि सिंह अस्पताल से वापस आ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह रैली में शामिल हो सकेंगे। 4. सिद्धारमैया ने प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग करते हुए पीएम मोदी को दूसरा पत्र लिखा। 1 मई को पीएम मोदी को लिखे पहले पत्र में सिद्धारमैया ने प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत हासिल करने के लिए केंद्र से मदद मांगी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को जनता दल सेक्युलर के हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जो 1 महीने में दूसरा है, जो कई महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रही हैं। 1 मई को पीएम मोदी को लिखे पहले पत्र में सिद्धारमैया ने प्रज्वल रेवन्ना की हिरासत हासिल करने के लिए केंद्र से मदद मांगी थी। गुरुवार को सोशल मीडिया पर साझा किए गए पत्र में सिद्धारमैया ने कहा, यह निराशाजनक है कि इस मुद्दे पर इसी तरह की चिंताओं को उठाने वाले मेरे पिछले पत्र पर मेरी जानकारी के अनुसार स्थिति की गंभीरता के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। 33 वर्षीय प्रज्वल रेवन्ना जद के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में हासन से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं। 5. पुणे पोश मामले में नाबालिग को ब्रिटिश काल के सुधार गृह, जो अब पर्यवेक्षण गृह है, में दर्ज किया गया है। पुलिस ने मांग की है कि पुणे पोश दुर्घटना मामले में नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए। किशोर न्याय बोर्ड, जिसने नाबालिग को नेहरू उद्योग केंद्र अवलोकन गृह में भेज दिया है, से बाद में इस पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
रविवार को पुणे में नशे की हालत में तेज गति से पोर्श कार चलाने और 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की हत्या करने के आरोपी 17.5 साल के लड़के को नेहरू उद्योग केंद्र ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है, जिसे एक बार स्थापित किया गया था। अप्रैल 1889 में ब्रिटिशों ने इसे रिफॉर्मेटरी स्कूल यरवदा, पुणे नाम दिया। अधिकारियों ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम और उसके उपनिवेशों में सुधारित विद्यालय एक ऐसी संस्था थी जिसमें अपराधों के लिए रखे गए बच्चों को रखा जाता था। दूसरी ओर औद्योगिक स्कूल उन बच्चों के लिए थे जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। बुधवार की रात पुणे किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी ने नाबालिग को 5 जून तक के लिए जेजेबी के ही परिसर में स्थित यरवदा गृह में से अवलोकन गृह के अन्य किशोर कैदियों के साथ रखा गया है। हालांकि इसमें उन लोगों के लिए अलग अलग सेल हैं जिनका मुकदमा चल रहा है और जिनके मामलों का फैसला हो चुका है। सभी कैदी अपनी नियमित गतिविधियां एक साथ करते हैं, घर के एक अधिकारी ने कहा। 6 बांग्लादेश के सांसद के दोस्त ने उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी, पश्चिम बंगाल सीआईडी। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने बुधवार को कहा था कि 13 मई से कोलकाता में लापता अनार की हत्या कर दी गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यहां कहा कि बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनके एक दोस्त ने पड़ोसी देश के सांसद की हत्या के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने बुधवार को कहा था कि 13 मई से कोलकाता में लापता अनार की हत्या कर दी गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा था कि मामले की जांच राज्य सीआईडी द्वारा की गई है। यह एक सुनियोजित हत्या थी। सांसद के एक पुराने मित्र ने उन्हें मारने के लिए भारी रकम लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, अधिकारी ने पीटीआई को बताया। उन्होंने कहा, अवामी लीग के सांसद का दोस्त अमेरिकी नागरिक है और उसके पास कोलकाता में एक फ्लैट है। 7 मुंबई का जल भंडार 10% तक गिर गया, 3 वर्षों में सबसे कम। अप्रैल और मई के दौरान औसत जल भंडार आमतौर पर हर साल 20-25% के बीच होता है। नागरिक अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक 1% पानी का स्टॉक 3 दिनों तक चलता है। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई का कुल जल भंडार गुरुवार को 10% तक गिर गया, जो पिछले 3 वर्षों में दर्ज सबसे निचला स्तर है। बीएमसी के आंकड़ों के अनुसार 23 मई को मुंबई का जल भंडार 10.28% था। 2023 में इसी दिन शहर का जल भंडार 15.99% था। 2022 में यह 20.63% थी। हालांकि नागरिक अधिकारियों ने मुंबई में जल्द ही पानी कटौती लागू करने की संभावना से इनकार किया है। वर्तमान जल भंडार 31 जुलाई तक चलने के लिए पर्याप्त है और जल आपूर्ति के उपयोग और तैनाती की विधि की योजना बीएमसी द्वारा व्यवस्थित रूप से बनाई गई है। हालांकि जून के पहले सप्ताह में पानी के स्टॉक की फिर से समीक्षा की जाएगी, एक नागरिक अधिकारी ने कहा। इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार के सिंचाई विभाग ने भटसा बांध से 1.37 लाख एमएलडी और ऊपरी वेतरना बांध से 91,130 लाख एमएलडी के आरक्षित जल भंडार का उपयोग करने के बीएमसी के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी। 8 अपराध को सुलझाना, कैसे सीसीटीवी फुटेज और कुंडली ने मुंबई पुलिस को तकनीकी विशेषज्ञ एस्तेर अनोहया की हत्या के मामले को सुलझाने में मदद की। 10 साल पहले आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर घर पर लगभग 2 सप्ताह की क्रिसमस की छुट्टी के बाद मुंबई लौटा और कुर्ला में लोकमान्य तिलक टर्मिनस एलटीटी पर एक ट्रेन से बाहर निकला। यह आखिरी बार था जब 23 वर्षीय एस्तेर अनोहया को जीवित देखा गया था। अगले कुछ दिनों में उसके चिंतित पिता ने आंध्र प्रदेश और मुंबई में पुलिस से संपर्क किया और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। अनोहया की तलाश शुरू हुई। करीब 10 दिन बाद कांजरमार्ग इलाके में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास झाड़ियों में उसका जला हुआ और क्षत विक्षत शव मिलने के बाद तलाश खत्म हुई। अनोहया के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस की 9 टीमों द्वारा की गई बाद की जांच में जांचकर्ताओं ने एलटीटी पर स्थापित 36 कैमरों से सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की। इससे पहले कि कांजरमार्ग पुलिस ने चंद्रभान सुदाम सनप उर्फ चौकिया, जो एक कुली का बेटा और हिस्ट्री शीटर था, पर ध्यान केंद्रित किया। रेलवे स्टेशन पर बैग चोरी सनप की जीन्स में मिली कुंडली से पुलिस को अपना मामला मजबूत करने में मदद मिली और सनप को मौत की सजा सुनाई गई। 9 अपराध शाखा के अधिकारियों ने मुंबई में आइलैंड वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी को धोखा दिया जो साइबर धोखाधड़ी के जाल में फंस गया। सांता क्रूज निवासी ने धोखेबाजों के हाथों 7 लाख रुपए गंवा दिए क्योंकि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा था कि उस पर मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए गए हैं।
पुलिस ने मंगलवार को मामला दर्ज किया। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आइलैंड महावाणिज्य दूतावास कार्यालय में काम करने वाले मुंबई निवासी को अपराध शाखा के अधिकारियों और कुरियर कंपनी के अधिकारियों के साइबर धोखाधड़ी गिरोह ने धोखा दिया और 7 लाख रुपए खो दिए। दूतावास के 49 वर्षीय वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार जालसाजों ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले की झूठी कहानी में उन्हें फंसाया और पूरे प्रकरण को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो से एक पत्र भी मिला। सीबीआई सांता क्रूज के निवासी शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे 17 मई को एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुरियर कंपनी के एक कार्यकारी का फोन आया, जिसने खुद को मोहन कुमार के रूप में पेश किया और उसे बताया कि उसके नाम पर भारत से ताइवान के लिए एक पार्सल बुक किया गया है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़े जाने पर इसमें 200 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स, 5 पासपोर्ट, 3 बैंक क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप और 35,000 रुपये नकद पाए गए। 10 SC/ST कोटा बहस में अब मोदी ने नेहरू पर बोला हमला, क्या था पूर्व पीएम का रुख? संविधान सभा की बहसों में अंबेडकर ने कहा कि राज्यों को किसी समुदाय की पिछड़ी स्थिति का निर्धारण करना चाहिए। 1961 में मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा, पिछड़े समूह की मदद करने का एकमात्र वास्तविक तरीका अच्छी शिक्षा है। मंगलवार को बिहार में एक रैली में आरक्षण पर अपनी टिप्पणी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक और मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, सच्चाई यह है कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो नेहरू ने SC/ST के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी होती। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी भारतीय गुट संविधान बदलना चाहता था और धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहता था। आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देने पर संविधान सभा की बहस पर एक नजर। संविधान जब पहली बार लागू हुआ तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राजनीतिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान शामिल थे। अब संविधान का अनुच्छेद 16 क्या है, जो राज्यों को नागरिकों की किसी भी पिछड़े वर्ग के लिए जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है राज्य सेवाओं में नियुक्तियां आरक्षित करने की अनुमति देता है। शुरू में इसे मसौदा अनुच्छेद 10 के रूप में जाना जाता था, जब संविधान सभा के सदस्य 30 नवंबर 1948 को इस पर बहस हुई। 11 संबलपुर में बीजेपी के ओडिशा चेहरे धर्मेंद्र प्रधान बनाम बीजेडी के नंबर 3 बॉबी दास। प्रधान 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। चूंकि पार्टी दास को निशाना बनाने के लिए बाहरी टैग का इस्तेमाल करती है, बीजेडी अपने संगठन कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा करती है। प्रसिद्ध समलेश्वरी मंदिर के पुनर्निर्मित परिसर के बाहर इंतजार करते हुए संबलपुर के मूल निवासी ऋषिकेश स्वैन ने एक सवाल का तुरंत जवाब देते हुए कहा कि वे 25 मई को इस लोकसभा सीट पर भाजपा को वोट देंगे। हालांकि जब उनसे विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पसंद के बारे में पूछा गया तो वह रुक गए। नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक क्रमशः देश और ओडिशा के लिए अच्छे नेता हैं। मैं समलेश्वरी मंदिर के लिए पटनायक सरकार के काम के कारण विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी भी अनिर्णित हूं, स्वयं कहते हैं। पश्चिमी ओडिशा में संबलपुर लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के प्रसन्ना आचार्य ने 3 बार 1998, 1999 और 2004 में जीता था। हालांकि 2009 के बाद से हर चुनाव में एक नया सांसद चुना जाता रहा है। जहां 2009 में कांग्रेस के अमर प्रधान ने जीत हासिल की, वहीं 2014 में वह तीसरे स्थान पर रहे, जब बीजेडी के नागेंद्र प्रधान ने सीट हासिल की। 2019 में बीजेपी के नितेश गंगादेव ने बीजेडी के नलिनीकांत प्रधान को हराकर जीत हासिल की। प्रधान 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। चूंकि पार्टी दास को निशाना बनाने के लिए बाहरी टैग का इस्तेमाल करती है, बीजेडी अपने संगठन कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा करती है। 12 पंजाब में खेरा के प्रवासी विरोधी बयान से कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ा, पीएम मोदी से लेकर सीएम मान तक ने की आतिशबाजी। पंजाब कांग्रेस प्रमुख वारिंग और एलओपी बाजवा दोनों ने प्रवासियों पर विभिन्न अंकुश लगाने के लिए हिमाचल प्रकार के कानून की मांग करने वाली संगरूर उम्मीदवार की टिप्पणी से पार्टी को दूर कर लिया है। 18 मई को संगरूर लोकसभा क्षेत्र के खेतला गांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार सुखपाल सिंह खेरा ने पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पंजाब में कानून लाने का आह्वान किया था, जो किसी प्रवासी को जमीन खरीदने से रोक देगा या मतदाता बनना या सरकारी नौकरी प्राप्त करना यदि वह व्यक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा नहीं करता है। खेरा ने पंजाबियों के विदेशों में बढ़ते पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए दावा किया था कि अगर ऐसी प्रवृत्ति जारी रही तो पंजाब के मूल निवासी राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जबकि 3 बार के विधायक खेरा ने अपनी बात की रैलियों में अपनी टिप्पणी दोहराई है, उन्होंने इस पर सत्तारूढ़ आप और भाजपा की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस ने इसे खेरा के निजी विचार बताते हुए विवाद से दूर रहने की कोशिश की है।
13 राजनीति में आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार समाप्त। कृषि अशांति के बीच पंजाब पर जोर देंगे मोदी। राहुल गांधी दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि प्रियंका हरियाणा में रोड शो रैली करेंगी। भागवत शुरू करेंगे त्रिपुरा दौरा। मौजूदा लोकसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान के लिए प्रचार गुरुवार को समाप्त हो रहा है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी की 57 लोकसभा सीटों पर कुल 889 उम्मीदवार मैदान में होंगे, जहां 25 मई को छठे चरण में मतदान होगा। इसमें दिल्ली की सभी 7 सीटें और सभी 10 निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे। हरियाणा के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों की कई सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटियाला में अपनी पहली रैली के साथ पंजाब में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे, जहां छठे चरण का मतदान होना है। इसके बाद वह पंजाब के लिए रवाना होंगे। पंजाब भाजपा के महासचिव राकेश राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री गुरुवार और शुक्रवार को राज्य में 3 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। राठौड़ ने कहा कि मोदी की पटियाला बैठक के बाद अगले दिन गुरदासपुर और जालंधर में रैलियां होंगी। 14 चुनाव के बीच बीजेपी में फंसी ममता, कौन है सेवाश्रम संघ के भिक्षु कार्तिक महाराज? भारत सेवाश्रम संघ की बेलडांगा इकाई के सचिव ने टीएमसी प्रमुख को कानूनी नोटिस भेजकर उनके संगठन के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की है। मुर्शिदाबाद में भारत सेवाश्रम संघ की बेलडांगा शाखा के सचिव कार्तिक महाराज ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजकर उनके संगठन के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए माफी की मांग की। पश्चिम बंगाल में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच एक साधु खुद को तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी के बीच ताजा विवाद के केंद्र में पाता है। सोमवार को मुर्शिदाबाद में भारत सेवाश्रम संघ की बेलडांगा शाखा के सचिव कार्तिक महाराज ने मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें उनके संगठन के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सीएम से माफी मांगने की मांग की गई। 15 संतक बीरनगर में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी योगी के नाम के लिए। यूपी के मंत्री संजय निषाद के बेटे को भाजपा के टिकट पर इस सीट से फिर से मैदान में उतारा गया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उनकी अनुपस्थिति को लेकर सभी समूहों में गुस्सा है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण निषाद के लिए मोदी योगी फैक्टर सबसे मजबूत संपत्ति बनी हुई है। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग जाति समूहों के नेताओं में से हैं, जिन्होंने हमेशा अपने वजन से ऊपर उठकर काम किया है। 2022 के विधानसभा चुनावों में एक बेटा अपनी निषाद पार्टी का एकमात्र विधायक और दूसरा एकमात्र सांसद है। उन्होंने अपने गठबंधन को जारी रखने के लिए भाजपा से उप मुख्यमंत्री पद की मांग करने की बात कही थी। भाजपा तब संभली रही, लेकिन एमएलसी और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद को संत कबीरनगर लोकसभा सीट से अपने बेटे प्रवीण को दोबारा मैदान में उतारने की छूट पार्टी के लिए महंगी साबित हो सकती है। 16 मुंबई की लड़की काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गईं। मुंबई के नीवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा काम्या और उनके पिता कमांडर इस कार्तिकेयन ने 20 मई को माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद सुश्री काम्या कार्तिकेयन और उनके पिता कमांडर एस कार्तिकेयन 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए भारतीय नौसेना ने एक बयान के माध्यम से कहा, इस उपलब्धि के बाद वह दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है और नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। 17 यौन उत्पीड़न के आरोपी एम्स ऋषिकेश कर्मचारी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने आपातकालीन वार्ड से छठी मंजिल तक एसयूवी चलाई। यौन उत्पीड़न की कथित घटना रविवार शाम को हुई। नर्सिंग अधिकारी सतीश कुमार पर आरोप है कि जब एक ऑपरेशन चल रहा था तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को परेशान किया। एसयूवी पहली मंजिल पर एक व्यस्त आपातकालीन वार्ड से भी गुजरी और घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को एक नर्सिंग अधिकारी द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का सामना करने के बाद और डॉक्टरों ने कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन किया। पुलिस ने बुधवार को अस्पताल भवन की छठी मंजिल तक एक एसयूवी चलाई ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। आरोपी एसयूवी पहली मंजिल पर एक व्यस्त आपातकालीन वार्ड से भी गुजरी और घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया है।
18 है। केरल बारिश अपडेट। एर्नाकुलम, त्रिशूर, 5 अन्य जिलों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, 4 मरे। राज्य में भारी बारिश के कारण कोची नगर निगम के इलाके एर्नाकुलम में घर और प्रमुख सड़कें और त्रिशूर शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। हाल ही में हुई भारी बारिश ने केरल में काफी तबाही मचाई है और कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इंद ने गुरुवार के लिए एर्नाकुलम, त्रिशूर, इडुक्की, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के पूर्वानुमान के साथ मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलाप्पुझा, पथानामथिट्टा, कोट्टायम, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट तैयार रहने का एक संकेत है और जलभराव और प्रमुख यातायात व्यवधानों की चेतावनी देता है। राज्य में भारी बारिश के कारण कोचीन नगर निगम के इलाके एर्नाकुलम में घर और प्रमुख सड़कें और त्रिशूर शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। मौजूदा स्थिति पर नवीनतम अपडेट के लिए स्क्रॉल करें। 19 कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। सूत्र यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद सांसद राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग गए। यौन शोषण के आरोप सामने आने के बाद से सांसद प्रज्वल रेवन्ना फरार हैं। सूत्रों ने बताया कि यौन शोषण मामलों में वांछित के फरार सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पकड़ने के लिए बढ़ते दबाव के बीच कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। सांसद राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग गए, जबकि आरोप पेन ड्राइव के जारी होने के बाद सामने आए, जिसमें कथित अपराधों के सैकड़ों क्लिप थे। 20 कैसे युजवेंद्र चहल ने एलिमिनेटर में विराट कोहली के विकेट से भी ज्यादा विकेट लेकर आरसीबी को नुकसान पहुंचाया। लेग स्पिनर फ्रेंचाइजी की त्रुटिपूर्ण नीलामी प्राथमिकताओं का प्रतीक है, जिसने अंततः उनके सपने को समाप्त कर दिया। एक समय परिचित चेहरे ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की क्वालीफायर में क्वालीफाई करने की उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका दिया। युजवेंद्र चहल, जिन्होंने आरसीबी के साथ 8 सीजन बिताए और 2022 की नीलामी में उन्हें बरकरार नहीं रखा गया, ने खेल के निर्णायक क्षण में इन फॉर्म विराट कोहली को आउट कर दिया। उनका रिटेन न होना एक झटका था, क्योंकि वह उनके सबसे लगातार गेंदबाजों में से एक थे। भले ही अन्य लोग टीम के अंदर और बाहर जाते रहे, कुछ लीगों में उनका सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था। वह मैदान की विचित्रताओं को जानते थे और उन्होंने भावनात्मक रूप से निवेश किया था। फ्रेंचाइजी में जब आरसीबी ने उन्हें रिटेन करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में भावुक होकर कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी मुख्य यात्रा 2014 में शुरू हुई। मुझे भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने 8 साल तक फ्रेंचाइजी के लिए खेला। मैं यह भी कहूंगा कि मुझे आरसीबी के लिए मेरे प्रदर्शन के कारण भारत की कैप मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रदर्शन करने का मौका दिया। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि आरसीबी को इस सीजन में उनकी कमी खली। रॉयल्स के लिए चहल ने अकेले 18 विकेट लिए, आरसीबी के स्पिनर सिर्फ 22 विकेट ले सके। 21 MS धोनी के आईपीएल भविष्य पर सीएसके सीईओ का कहना है, वह हमें सूचित करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह अगले साल खेलेंगे। आईपीएल के महान खिलाड़ी का पद छोड़ने या जारी रखने का निर्णय खिलाड़ियों के रिटेंशन नियम पर निर्भर करता है, जिस पर बीसीसीआई अगले सीजन की बड़ी नीलामी से पहले निर्णय लेगा। चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार के खेल के बाद MS धोनी ने अपनी फ्रेंचाइजी को संन्यास का कोई संकेत नहीं दिया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स अंतिम ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से अपनी आखिरी लीग हार गई थी। जबकि धोनी के भविष्य के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ड्रेसिंग रूम में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हमने कभी उनसे उनके भविष्य के बारे में नहीं पूछा और न ही उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है। जब वह कोई निर्णय लेंगे तो वह हमें सूचित करेंगे, तब तक हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विश्वनाथन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। इस बीच यह पता चला है कि सीएसके के प्लेऑफ में जगह बनाने में असफल रहने के एक दिन बाद धोनी रांची के लिए रवाना हो गए और यह समझा जाता है कि वह विदेश यात्रा पर जाएंगे। गुरुवार को सीएसके के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में विश्वनाथन ने कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उन्होंने हमेशा अपने फैसले लिए हैं और उचित समय पर इसकी घोषणा की है। 22 आरआर बनाम आरसीबी आईपीएल एलिमिनेटर में दिनेश कार्तिक के विकेट पर तीसरे अंपायर के फैसले पर विवाद छिड़ गया। राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एलिमिनेटर मैच के दौरान समय विवाद खड़ा हो गया, जब दिनेश कार्तिक को मैदानी अंपायर ने एलबीडब्ल्यू करार दिया था, लेकिन उन्हें तीसरे अंपायर से राहत मिल गई।
राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एलिमिनेटर मैच के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब दिनेश कार्तिक को मैदानी अंपायर ने एलबीडब्ल्यू करार दिया था, लेकिन उन्हें तीसरे अंपायर से राहत मिल गई। 0 पर बल्लेबाजी कर रहे कार्तिक की गेंद पैड पर लगी जो काफी गंभीर लग रही थी और मैदानी अंपायर ने इसे आउट करार दिया। कार्तिक तुरंत समीक्षा के लिए गए और तीसरे अंपायर अनिल चौधरी ने अल्ट्राइज पर एक स्पाइक पाया। भले ही गेंद पैड पर लगने से पहले आई थी और उन्होंने ऑन फील्ड अधिकारी को निर्णय को उलटने के लिए कहा। हालांकि करीब से निरीक्षण करने के बाद ऐसा लग रहा था कि अल्ट्राइज पर कील बल्ले के पैड से टकराने के कारण थी। यहां तक कि टिप्पणीकार भी स्थिति से चकित थे। रवि शास्त्री ने तो इसे चौंकाने वाला फैसला तक कह डाला। 92 वर्षीय फ्रैंक श्रोन्स का निधन। अपने स्वर्णिम वर्षों के अंतिम वर्षों में बोइंग का नेतृत्व किया। हालांकि उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा बोइंग में बिताया, लेकिन श्रोन्स, जिनके पास कानून की डिग्री और एमबीए था, एक ऐसी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए एक अप्रत्याशित विकल्प थे जो व्यवसायियों को नहीं बल्कि इंजीनियरों को गति निर्धारित करने पर गर्व करती थी। फ्रैंक श्रोन्स एक व्यापक रूप से प्रशंसित कार्यकारी, जिन्होंने 1980 और 90 के दशक में बोइंग का नेतृत्व किया। यह एक दशक था जब इसकी निचली रेखा और दुनिया की प्रमुख एरोस्पेस कंपनियों में से एक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा दोनों में शानदार वृद्धि हुई। यह जनता के विश्वास के मौजूदा संकट से बहुत अलग अवधि थी। 3 मई को सिएटल में एक सहायता प्राप्त गृह में मृत्यु हो गई। वह 92 वर्ष के थे। उनके बेटे क्रेग ने मौत की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा बोइंग में बिताया, लेकिन श्रोन्स, जिनके पास कानून की डिग्री और एमबीए था, एक ऐसी कंपनी का नेतृत्व करने के लिए एक अप्रत्याशित विकल्प थे जो व्यवसायियों को नहीं बल्कि इंजीनियरों को गति निर्धारित करने पर गर्व करती थी। फिर भी अपने कार्यकाल के दौरान वह 1985 में अध्यक्ष बने, 1986 में सीईओ और 1988 में बोर्ड के अध्यक्ष बने। उन्होंने विकास, बाजार मंदी और संपूर्ण पुनर्गठन के माध्यम से बोइंग का नेतृत्व किया, जिसने अब तक के सबसे सफल वाणिज्यिक विमानों में से एक का उत्पादन किया। सेवा में 777। 24 फिलिस्तीन के कदम पर इजराइल ने आयरिश, नॉर्वेजियन, स्पेनिश दूतों को फटकार लगाई। युद्ध 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। हमास के बंदूकधारियों द्वारा 7 सीमा पार हत्याओं और अपहरण की घटनाओं ने वेस्ट बैंक में हिंसा को बढ़ावा दिया है और शांति कूटनीति में किसी भी इजरायली रुचि को और कम कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की उनकी सरकार की योजना पर गुरुवार को आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के राजदूतों को फटकार लगाई। इजरायली अधिकारियों ने कहा, इस पहल को पुरानी, विफल नीतियों को पुनर्जीवित करने की बोली के रूप में तिरस्कृत किया गया। बुधवार को घोषणा करते हुए कि वे 28 मई को फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे, 3 यूरोपीय देशों ने कहा कि वे इजरायल के विनाशकारी गाजा हमले को रोकने में मदद करना चाहते हैं और 1 दशक पहले रुकी हुई शांति वार्ता को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। गतिरोध के कारणों में हमास इस्लामवादियों का उदय शामिल है जो गाजा पर शासन करते हैं और इजरायल के विनाश की मांग करते हैं, और कट्टर दक्षिणपंथी इजरायली सरकार द्वारा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों का विस्तार, जिसे वह फिलिस्तीनियों को सौंपने से इनकार करता है। 25 टेक्सास शहर स्कूल में हुई गोलीबारी के पीड़ितों के परिवारों के साथ बस गया। उवाल्डे में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषित समझौते में संभावित वादी का सबसे बड़ा समूह शामिल था। परिवारों के वकीलों ने बुधवार को कहा कि टेक्सास के उवाल्डे शहर में उन बच्चों के अधिकांश परिवारों के साथ समझौता हो गया है जिन्हें 2022 में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में एक बंदूकधारी ने गोली मार दी थी। वकीलों ने कहा कि एक मुकदमे को टालने के लिए शहर ने शहर के पुलिस बल में आमूलचूल बदलाव करने, पीड़ितों के लिए एक स्थायी स्मारक बनाने और $2 मिलियन का भुगतान करने का वादा किया। उवाल्डे में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषित समझौते में संभावित वादी का सबसे बड़ा समूह शामिल था। 24 मई के नरसंहार के दौरान मारे गए बच्चों के 17 परिवार और घायल हुए बच्चों के 2 परिवार। इसके अलावा वकीलों ने कहा कि उन्होंने टेक्सास के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया है क्योंकि उसके अधिकारी शूटर को तेजी से पकड़ने में विफल रहे हैं, जिसने जुड़े हुई कक्षाओं के अंदर कुल 19 बच्चों और 2 शिक्षकों की हत्या कर दी थी। उस मुकदमे में प्रतिवादी पीट अरेडोंडो, जो गोलीबारी के समय उवाल्डे पब्लिक स्कूल पुलिस विभाग के प्रमुख थे, और मैंडी गुटेरेस, जो उस समय स्कूल की प्रिंसिपल थी, के नाम भी शामिल हैं। आप लोगों को धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।